अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमएलटी वाइब्स विद फा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टीबी। ये टीबी बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से काज होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस वीडियो में हम टीबी की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसका स्प्रेड देखेंगे, उसकी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को देखेंगे, उसकी पैथोजेनेसिस को देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कौन कौन सी होती हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी देखेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है टीबी का। इसके अलावा हम जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे टीबी के, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं टीबी की उसको हम इसमें देखेंगे और एट द एंड जो है हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि टीबी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या ड्रग्स यूज़ होती हैं टीबी के लिए। उसके अलावा जो है ये ड्यूरेशन कितने मंथ्स की होता है टीबी का और ट्रीटमेंट इसका कितने मंथ्स का होता है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली है क्या? ट्यूबरकुलोसिस इज़ डिजीज़ caused by tiny microbes that enter in your lungs when you breathe them in। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है जो छोटे छोटे बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोब्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, बैक्टीरिया छोटे छोटे जो होते हैं वो हमारे लंग्स में एंटर करते हैं। एंटर कैसे करते हैं? और कोई भी पर्सन जो है टीबी वाला पेशेंट वो छींक मारता है या खांसी करता है तो वो उसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है वो एयर में वो टीबी का इन्फेक्शन जो है ना वो स्प्रेड आउट होता है। तो उस जब एयर को हम इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर भी रिस्क होता है कि वो ट्यूबरकुलोसिस हमारे अंदर जाकर भी इन्फेक्शन काज कर दे। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लंग्स बट समटाइम्स दे कैन मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक ब्रेन और स्पाइन एंड किडनी। ये वो कहते हैं कि मेजर जो है ना 90% जो है ट्यूबरकुलोसिस ये लंग्स का इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया भी सबसे पहले ये इफ़ेक्ट भी लंग्स को ही करता है। मगर जो है वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बॉडी के कुछ और पार्ट्स को भी इफ़ेक्ट कर जाता है स्प्रेड हो होकर। तो जिन पार्ट्स को करता है उनमें सबसे पहले क्या आता है? ब्रेन आता है, उसके बाद स्पाइन आता है, स्पाइनल कोड है बेसिकली, और किडनी आती है। When you have tuberculosis disease of the lungs, you can spread it to other people। जैसे हमने पहले बात की कि अगर टीबी वाला पर्सन छींक मारेगा या खांसी करेगा तो वो हवा के ज़रिए दूसरे में इन्फेक्शन काज कर सकता है, दूसरे के अंदर वो जर्म्स टीबी के जा सकते हैं। अगर हम इसकी एशियोलॉजी की बात करें तो एशियोलॉजी कहते हैं काज को, मतलब कि क्या क्या वजूहात होती हैं टीबी काज होने में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीबी। 3 तरह के माइकोबैक्टीरियम जो होते हैं वो टीबी गाज करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस गाज करते हैं। सबसे पहले जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करता है ह्यूमन के अंदर। इसके रिसेप्टर क्योंकि ह्यूमन के अंदर हैं तो ये ह्यूमन के अंदर ही डिजीज़ काज करेगा। अगर इसके रिसेप्टर एनिमल्स के अंदर होते हैं तो ये एनिमल्स के अंदर भी डिजीज़ काज करता है, लेकिन इसके रिसेप्टर एनिमल्स में नहीं है। एनिमल्स में जो डिजीज़ काज करता है वो है माइकोबैक्टीरियम बोविस। ये एनिमल्स मोस्टली जो है कैटल्स को करता है और ह्यूमंस को इसलिए नहीं करता इफेक्ट क्योंकि ह्यूमंस के अंदर इसके रिसेप्टर मौजूद नहीं होते माइकोबैक्टीरियम बोविस के, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो हैं वो एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होते रिसेप्टर। एटिपिकल और अपॉर्चुनिस्टिक माइकोबैक्टीरियम इसकी जो थर्ड टाइप है, ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ जो होस्ट होते हैं, ऐसे पर्सन जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, ये उनमें डिजीज़ काज करता है, ट्यूबरकुलोसिस को काज कर देता है उन पेशेंट्स में, उन पर्सनस में। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस की मॉर्फोलॉजी कहते हैं शेप एंड साइज़। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये बीडिड होते हैं इसके अंदर, और ये ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई की कैटेगरी में आता है। अरेंज्ड होता है बंडल्स की फॉर्म में, मतलब कि गुच्छे की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। नॉन स्पोर फार्मिंग होती हैं, ये स्पोर फॉर्म नहीं करते। कुछ की बैक्टीरिया जो है वो स्पोर फार्मिंग भी होते हैं, लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है और ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है, और ये नॉन मोटाइल होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि ये मूवमेंट नहीं कर सकता होता, एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं जा सकता होता क्योंकि ये इमोटाइल होता है। स्ट्रिक्टली एरोबिक होता है, ये हरकत नहीं कर सकता होता। तो ये जो है ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है तो
क्योंकि ये मूवमेंट नहीं कर सकता तो इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर बैक्टीरिया। इसको जो है 6 से 8 हफ्ते लगते हैं इन्फेक्शियस फॉर्म में आते आते इस बैक्टीरिया को। स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस जो है, ट्यूबरक्लोसिस फैलता कैसे है? ये 3 तरह से फैल सकता है। एक डायरेक्ट ड्रॉपलेट स्प्रेड, इनडायरेक्ट स्प्रेड और वाया इंजेस्टेड मिल्क के ज़रिए। डायरेक्ट ड्रॉपलेट स्प्रेड जो होता है इसमें जो है फैलाव जो होता है पर्सन टू पर्सन होता है बाय इनहेलिंग, सांस लेने से। ये एयरबॉर्न बैसिलाई है क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये अगर कोई बंदा कफ यानी खांसी करेगा जैसे हमने बात की और स्नीज्ड एटमॉस्फेयर में जो है वो छींक मारेगा तो उसके जो ड्रॉपलेट होंगे वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे और उस एटमॉस्फेयर से अगर हम इन्हेलेशन करेंगे, सांस लेंगे, तो वो हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है टीबी के जर्म्स। इनडायरेक्ट स्प्रेड में जो है पर्सन टू पर्सन का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा लेकिन इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, इनडायरेक्ट स्प्रेड है। इट्स स्प्रेड थ्रू क्लोथिस। तो इनडायरेक्ट स्प्रेड है तो मतलब कि टीबी वाले पेशेंट ने कपड़े पहने तो वही कपड़े फिर हमने पहन लिए, वहाँ से हो सकता है। डिशेस से हो सकता है, उसने जिस बर्तन में खाना खाया हमने भी उसी बर्तन में खाना खा लिया, उसमें उसके ड्रॉपलेट हों, यानी कि उसने जिस चम्मच से खाना खाया उसी चम्मच से हमने भी खा लिया बग़ैर वॉश किए, बग़ैर स्टेरिलाइज़ किए। और कुछ अदर डेली जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो उनसे भी हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस। वाया इंजेस्टेड मिल्क से भी हो सकता है। इट्स स्प्रेड थ्रू इंजेस्टिंग कंटेमिनेटेड मिल्क, नॉट अ प्योर मिल्क। कंटेमिनेटेड जो मिल्क होगा उससे हो सकता है क्योंकि माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है वो किस में होता है, कैटल्स में। और ये इंजेस्टेड मिल्क कौन करता है, कैटल्स भी कर सकती हैं अपने बच्चे को पिलाने के लिए। और जो है ये मिल्क जो है अगर उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के रिसेप्टर हुए तो वो ह्यूमन अगर पिएगा तो ह्यूमन को इफ़ेक्ट करेगी। अगर माइकोबैक्टीरियम बोविस हुआ उसके अंदर तो वो कैटल को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो उसमें क्या काज कर सकते हैं, उसमें टीबी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ हो सकती है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, अगर हम बात करें कि टीबी जो है वो किन पर्सनस को हो सकता है, किन लोगों को हो सकता है, तो उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो इंक्लूड होंगे, मेल न्यूट्रिशन यानी कि डाइट प्रॉपर, ख़ुराक प्रॉपर ना होना, पॉवर्टी, फाका, गुर्बत होगी तो वो अपनी ख़ुराक नहीं सही से लेंगे, कंटेमिनेटेड मिल्क को इंजेक्शन कर सकते होंगे, ठीक है, हाइजीन का ख्याल नहीं होगा। उसके अलावा ओवर क्राउडिंग में कैसे हो सकता है उस क्राउड के अंदर कोई टीबी का पेशेंट हो और उसने खांसी कर दी या छींक मार दी, तो जितने भी इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने तो उस एटमॉस्फेयर में सांस लिया और इनहेल कर लिया अपने अंदर टीबी को, तो उनके अंदर भी हो सकता है। अनहाइजीनिक कंडीशंस, अल्कोहलिज़म, जो शराब नोशी करते हैं वो अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में रह कर शराब नोशी कर रहे होते हैं और शराब से तो वैसे भी वो लीवर को अपने को इफ़ेक्ट करवा रहे होते हैं। उसके अलावा हैवी स्मोकिंग अगर आप मतलब चेन स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकर का मतलब होता है कि एक सिगरेट पी उसके बाद फ़ौरन दूसरी, फ़ौरन तीसरी, फ़ौरन इसी तरह 10-20 सिगरेट जो है वो एट ए टाइम पी लेते हैं, वो चेन स्मोकर हैं, उनको हैवी स्मोकर्स भी कहा जाएगा। और वो जो हैवी स्मोकर्स होंगे उनके क्या होंगे, लंग्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी डैमेज होंगे और टीबी जो है उसको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिस्टिक हो जाएगा, वो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो उसके अंदर एटिपिकल अपॉर्चुनिस्टिक माइकोबैक्टीरियम जो है वो टीबी काज कर देगा। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में डिजीज़ आएंगी बेसिकली। पैथोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहले है डायबिटीज़ मेलाइटस। जो डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट होंगे यानी शुगर पेशेंट्स होंगे उनमें चांसेस हैं। स्टीरॉइड्स जो लेते हैं क्योंकि किडनी को भी इफ़ेक्ट करता है तो उनमें चांसेस है। क्रॉनिक लंग डिजीज़, जिनको काफ़ी लंबे अरसे से कोई पुरानी लंग्स की डिजीज़ रह रही हो और वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवा रहे हों, मेडिकेशन ना कर रहे हों और वो डिज़ीज़ जो है उनकी लंग्स वैसे ही डैमेज होते रहें आहिस्ता आहिस्ता, तो उनकी भी इम्यूनिटी वीक होगी और उनको भी टीबी इफ़ेक्ट कर सकता है। लिम्फोमा की वजह से हो सकता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से भी जो है वो टीबी हो सकता है। ओवर यूज़ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से हो सकता है। समटाइम्स जो है यूज़ करनी पड़ती हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स फॉर अ पर्पज़ ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन ओवर यूज़ जो होगा, ओवर डोज करेंगे जब, तब ये नुकसानदेह हैं। इन्फेक्शियस केसेस में जो पैथोजेनेसिस होती है बेसिकली डिजीज़ काज करने का मैकेनिज़्म। जो इन्फेक्शियस केसेस में होगी, एक्सपोजर होगा सबसे पहले टीबी के साथ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के साथ, तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा,
टीबी के जर्म्स उस पर्सन के अंदर चले जाएंगे। सबसे पहले उसको होगा इनिशियल इन्फेक्शन, यानी कि स्टार्ट में उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि स्किन के ऊपर जो है वो रैशेस से अपीयर होना स्टार्ट होंगे। फिर आगे इसकी दो कैटेगरी हो जाएंगी, या वो प्राइमरी डिजीज़ हो जाएगी जिसके 5% चांस होते हैं, या लेटेंट हो जाता है टीबी का इन्फेक्शन जिसके 95% चांस होते हैं। अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, लेटेंट हो जाएगा टीबी का इन्फेक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो प्राइमरी डिजीज़ काज करेगा। प्राइमरी डिजीज़ जो है उसका 5% चांसेस है, और मोस्टली उनमें चांसेस होते हैं जिनको HIV या एड्स होती है। पिछली वीडियो में हमने एड्स और HIV के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी कि उसमें क्या होता है, CD4 के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो CD4 के रिसेप्टर्स होते हैं, और CD4 को जो है ना HIV एड्स जो वायरस है वो डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो 5% चांस है प्राइमरी डिजीज़ के मोस्टली HIV और एड्स के पेशेंट में टीबी होने के, और लेटेंट होने के 95% चांस हैं हेल्दी इम्यून सिस्टम वाले पर्सनस में। रीएक्टिवेशंस हो सकती है टीबी की, 5% इसके चांस है लेटेंट के केस में। लेटेंट का मतलब होता है छुप जाना, यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन फिर ये काज कर सकेंगे। रीएक्टिवेशन होने के चांसेस हो सकते हैं 5%, जबकि डिज़ीज़ ना काज करने के, छुपे रहने के, हाइड रहने के, कुछ भी ना करने के, बॉडी को तंग ना करने के, लेकिन कैरियर हो जाना, दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते होंगे लेकिन उनको कोई डिज़ीज़ नहीं होगी, टीबी नहीं होगा, तो 90% चांस होंगे इस चीज़ के। उसके बाद रीएक्टिवेशन अगर हो जाती है, 5% चांस है उसके, तो उसमें पल्मोनरी डिजीज़ हो सकती है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी डिजीज़ और एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज़ ये हम आगे देखेंगे कि ये क्या होती है। अगर पल्मोनरी डिजीज़ होगी तो वो क्या होगा, न्यूली इन्फेक्शन होगा, यानी कि नया इन्फेक्शन है, लेटेंट में फेज़ में चला गया था। जब इनिशियल इन्फेक्शन हुआ तभी वो लेटेंट में गया, लेटेंट में जाके रीएक्टिवेशन हुआ, इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हुई तो रीएक्टिवेशन हुई टीबी की, तो वो पल्मोनरी इन्फेक्शन यानी कि जो है लंग्स की जो है एक्यूट डिजीज़ कह सकते हैं वो उसको स्टार्टिंग में हुई, तो वो न्यू इन्फेक्शन थी। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ये आप आगे देखेंगे, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मेजर डिफरेंस ये अगली स्लाइड्स में बताया गया है। टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की अगर हम बात करें तो एक होती है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस और एक होती है सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, इट डिवेल्प इन प्रीवियसली अनएक्सपोज्ड इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी मतलब डायरेक्ट हो रही है आपको, यानी कि न्यूली हो रही है। इट अकर्स इन द लंग्स बट समटाइम्स कैन रीच इन द टॉन्सिल्स एंड इलियोसिकल रीजन। ये जो होती है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, ये फर्स्ट टाइम जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, मतलब कि जर्म्स डायरेक्टली एंटर हुआ और आपको टीबी का इन्फेक्शन हो गया, ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस है। ये जो होती है मेनली लोअर लोब ऑफ लंग्स जो है उनको इफ़ेक्ट करती है, और ये टॉन्सिल्स तक और इलियोसिकल जो होता है लोअर लोब वाला रीजन उसको इफ़ेक्ट करती है। और इसका जो है प्राइमरी फोकस होता है वो होता है गोन्स के ऊपर, जो हमारा लंग्स का जो लोअर पोर्शन है उसके ऊपर इसका मेनली फोकस होता है। इट अकर्स इन सब प्लूरल एट द लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब एंड अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब, ये लंग्स के पोर्शन है। देन इट रीच द ड्रेनिंग लिम्फ नोड एट द हीलियम ऑफ लंग, और फिर ये क्या करती है, अपर लोअर लोब से गुजरती हुई ये हीलियम ऑफ लंग्स तक पहुंच जाती है, और टीबी का इन्फेक्शन स्लोली जो है 6 से 8 हफ्तों में जो है ये काज कर देती है जिन पर्सनस का इम्यून सिस्टम वीक होता है। जबकि जो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस वो क्या है, वो लेटेंट इन्फेक्शन भी उसको कह सकते हैं। वो पहले से जम मौजूद था, अपॉर्चुनिस्टिक यानी कि एटिपिकल था, छुपा हुआ था, इम्यूनिटी हमारी वीक हुई तो उसने मौका मिलते ही जो है वार कर दिया, यानी कि डिजीज़ काज कर दी। तो ये क्या है, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की, तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है कि उस पर्सन के अंदर जो है टीबी की सिम्टम्स नहीं शो हो रही होती, लेकिन उस पर्सन को जो है वो मेजॉरिटी जो है वो टीबी होता है, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को। डायग्नोसिस जो होती है ना इसकी जस्ट जो है चेस्ट एक्सरे से हो सकती होती हैं उस वक्त, क्योंकि सिम्टम्स हमें नहीं शो हो रही होती, लेकिन हम चेस्ट एक्सरे करके जो है फाइंड कर सकते होते हैं कि इस पर्सन को टीबी है या नहीं। और दूसरा ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, उस टेस्ट से भी हम टीबी का इन्फेक्शन फाइंड कर सकते होते हैं, टीबी का जर्म इस पर्सन के अंदर है या नहीं।
पर्सन के अंदर जो है वो 7 से 14 दिन तक जो है वो माइल्ड फीवर रह सकता है, बुखार हो सकता है। बुखार टाइफाइड में भी हो सकता है लंबा लॉन्ग टर्म, और मलेरिया के केस में भी 3 से 5 दिन तो रहता ही है बुखार। तो ये भी प्रॉपर सिम्टम्स तो ना हुई। ड्राई कफ़ हो सकती है, ये भी प्रॉपर सिम्टम नहीं है। ये माइन्यूट इन्फेक्शंस में भी ड्राई कफ लग जाती है। समटाइम्स जो है सीजनल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन में भी लग जाती है। अरिथमा नोडोसम, अरिथमा नोडोसम में क्या होता है, टीबी के प्राइमरी इन्फेक्शन में ब्लूइश रेड टेंडर जो होता है, क्यूटेनियस लेजन इन फ्रंट ऑफ लेग बिलो द नी, हमारे जो घुटनों के नीचे जो है वो लाल और नीला सा जो है ना, एक टेंडर सा शो होने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं कि नील पड़ा हुआ। बेसिकली ये वो चीज़ है जो मैनिफेस्टेशन में आती है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइमरी टीबी की, नॉट अ सेकेंडरी टीबी। फेट ऑफ प्राइमरी टीबी जो है, हीलिंग एंड कैल्सिफिकेशन। प्रोग्रेसिव पल्मोनरी टीबी इन चिल्ड्रन हैविंग इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं है, वीक है, सच एज माल न्यूट्रिशन, यानी कि डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से द प्राइमरी इन्फेक्शन डोंट हील, उनमें जो है वो प्राइमरी टीबी, जो प्राइमरी टीबी का इन्फेक्शन है वो हीलिंग नहीं करता। एंड लीड टू प्राइमरी प्रोग्रेसिव ट्यूबरक्लोसिस, और ये प्राइमरी प्रोग्रेसिव ट्यूबरक्लोसिस की तरफ चला जाता है। इन्फेक्शन स्प्रेड टू अदर साइड ऑफ लंग एंड प्लूरल काजिंग प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन उसको कहते हैं अगर लंग्स के अलावा अदर साइड्स पर, जैसे ब्रेन, स्पाइन और किडनी में अगर ये इन्फेक्शन चला जाता है तो वो प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। इनलार्ज्ड लिम्फ नोड कंप्रेस द ब्रोंकाई, जब लिम्फ नोड हमारा जो है वो इनलार्ड होना शुरू हो जाता है तो हमारी जो ब्रोंकाई होता है लंग्स में, वो कंप्रेस होना, छोटा होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जो सेकेंडरी टीबी होता है उसमें क्या होता है, रीएक्टिवेशन होगी प्रीवियस इन्फेक्शन की, वीक इम्यूनिटी की वजह से तभी सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो वो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है ये मेनली अपर लोब एंड अपर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब, इसमें जो है वो इन्फेक्ट होते हैं मेनली। अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस की, सेकेंडरी टीबी की, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, क्रॉनिक कफ होती है लेकिन प्रोडक्टिव होती है, विद ब्लड होती है, खून वाली खांसी होती है उनमें, एनोरेक्सिया होता है, भूख नहीं लगती, वेट लॉस होता है, प्रोग्रेसिव फटीग होती है, नाइट स्वेट्स होते हैं, रात को पसीने आते हैं, हेमाटोपटिसिस होती है, खून वाली उल्टियाँ आती हैं, प्लूरेटिक हो जाती है, चेस्ट पेन होती है, चेस्ट के अंदर जो है वो पस काफ़ी ज़्यादा बन चुकी होती है, यानी कि रेशा बन गई होती है, लो ग्रेड फीवर हो रहा होता है। तो मल्टीपल सिम्टम्स, ज़्यादा ख़तरनाक सिम्टम्स जो होती हैं वो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। फॉर्म्स ऑफ टीबी की अगर हम बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस की 2 फॉर्म होती हैं, एक लेटेंट फॉर्म होती है और एक एक्टिव फॉर्म होती है। जो लेटेंट फॉर्म होती है उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है वो होता है, टीबी का जर्म पेशेंट के अंदर, पर्सन के अंदर इनहेल होता है, लेकिन वो डिज़ीज़ नहीं काज करता, ना ही वो कोई सिम्टम्स शो करता है। एक इनएक्टिवेट सी स्टेट में वो रहता है बैक्टीरिया, लेकिन कोई हरकत वगैरह नहीं करता, इमोटाइल होता है क्योंकि, और कोई डिज़ीज़ काज ही नहीं कर रहा होता। इसको जो है हम लेटेंट टीबी को इनएक्टिवेट टीबी भी कह सकते होते हैं, और ये कंटेजियस भी नहीं होता, यानी कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड भी नहीं करता। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरह का ना कह लें कि वीकेंड फॉर्म में टीबी का बैक्टीरिया पड़ा होता है बॉडी में, क्योंकि इम्यून सेल्स जो होती हैं, इम्यून आर्मी जो होती है हमारी, वो स्ट्रॉन्ग होती है उस टीबी के जर्म के, उस टीबी बैक्टीरिया के अगेंस्ट। जो एक्टिव टीबी होता है ये लेटेंट टीबी नहीं होता। अगर लेटेंट टीबी जो है उसको ट्रीट ना किया जाए, लेटेंट टीबी जो है वो शो तो होगा हमें चेस्ट एक्सरे के थ्रू या ट्यूबरकुलन टेस्ट के थ्रू, लेकिन इन्फेक्शन नहीं काज कर रहा होगा, सिम्टम्स नहीं दे रहा होगा, लेकिन वो एक्टिवेट हो सकता है जब भी उसको मौका मिलेगा। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो काज कर सकता है, और जब वो उसको मौका मिलेगा, इम्यूनिटी हमारी वीक होगी, तो क्या होगा, टीबी का इन्फेक्शन हमारे अंदर काज हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस डिज़ीज़ से वो पर्सन जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा, और उस पर्सन को वो क्या करेगी, वो बीमार कर देगी,
और फिर वो जो है वो कंटेजियस है। ये एक्टिव फॉर्म टीबी की ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र भी कर सकती है, वो एयर ड्रॉपलेट के थ्रू कर सकती है क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया भी इसको कह सकते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट से भी स्प्रेड हो सकता है। टीबी का जो फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो मेजरली जो है 99% जो होता है टीबी वो इन्हेलेशन से होता है। इसमें माइकोबैक्टीरियम टीबी is carried by human. Mycobacterium TB can present itself in the human body in different form. different form यानी कि जो है वो weakened form कह सकते हैं, affecting anywhere from intestine, bones, joints, skin, nervous system. It occur due to inhalation of air droplet having this bacteria. जिस हवा में उस ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जो जर्म्स हैं वो बैक्टीरिया मौजूद हुआ और हमने इनहेल कर लिया तो ये हमारे लिए भी ख़तरा है। इसलिए इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, मास्क लगा के निकलना चाहिए बाहर जब भी निकलें, क्राउडेड प्लेसेस में स्पेशली। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में होगा तो ये कंटेजियस होगा, अगर ये इनएक्टिव लेटेंट फॉर्म में है तो ये कंटेजियस नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक्टिव फॉर्म में है तो पर्सन टू पर्सन ये इफ़ेक्ट करेगा, फैलाव करेगा अपना। एवियन ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, एवियन ट्यूबरक्लोसिस विच इज़ कैरिड बाय बर्ड्स। एवियन ट्यूबरक्लोसिस को हम बर्ड्स वाली टीबी भी कह सकते हैं। ये ट्रांसमिट कैसे होती है, ये इन्हेलेशन और इंजेक्शन से ट्रांसफ़र होती है। इन्हेलेशन और इंजेक्शन से कैसे ट्रांसफ़र होती है, इंजेक्शन जो है वो बर्ड अगर फीसिस हमारे किसी खाने में उसकी शामिल हो जाएंगी तो वो ह्यूमन को इफ़ेक्ट कर सकती है। उसके अलावा ओरल इंजेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद फीसिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इन्फेक्शन। ये सबसे कॉमन है एवियन ट्यूबरक्लोसिस का, बर्ड्स वाली टीबी का इन्फेक्शन काज करना इंजेक्शन के थ्रू। Once ingested, the organism spread throughout the bird's body and it shed large number of feces. If the bacterium is inhaled, then pulmonary lesion and skin invasions may occur. Transmission of avian TB is from bird to human, not from human to human. वो कहते हैं कि जो ये बर्ड्स वाली टीबी है, एवियन ट्यूबरक्लोसिस है, ये बर्ड्स से ह्यूमन में तो हो सकती है लेकिन इसकी ये एक अच्छी बात ये है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन में आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाली थी वो ह्यूमन टू ह्यूमन आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन ये वाली ह्यूमन टू ह्यूमन आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर हम बोविन ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, बोविन ट्यूबरक्लोसिस इज़ कैरिड बाय कैटल। इसको हम दूसरा नाम कैटल वाली टीबी भी कह सकते हैं। एवियन जो थी वो बर्ड वाली टीबी थी और जो बोवाइन है वो कैटल वाली टीबी है। पीपल कॉन्ट्रैक्ट बोवाइन टीबी बाय इंजेस्टिंग कंटेमिनेटेड मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। जो कैटल का जो मिल्क होगा, इंजेक्शन ऑफ मिल्क जो है वो कंटेमिनेटेड होगा, पेस्चराइज्ड मिल्क नहीं होगा, पीने के काबिल नहीं होगा वो दूध, तो उसके ज़रिए भी ये बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। और ये बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस क्योंकि दूध से हो रही है तो ये इसमें क्या होगा, कैल्शियम होगा, कैल्सिफिकेशन होगी, तो ये मोस्टली इफ़ेक्ट करेगी हमारे जॉइंट्स को और बोन्स को। टीथ को भी ये करती है लेकिन इतना नहीं करती जितना ये हमारे जॉइंट्स और बोन्स को करती है। अगर हम बात करें पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी बेसिकली टर्म यूज़ की जाती है लंग्स के लिए। तो पल्मोनरी टीबी जो है वो मेनली इफ़ेक्ट करेगी लंग्स को ही। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी होगी, एक्स्ट्रा आउटसाइड द लंग्स जो होगी वो टीबी वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहलाएगी। उसमें क्या क्या आ जाएगा, लिम्फ नोड आ जाएगा। लिम्फ नोड मतलब के ऑर्गन्स में स्वेलिंग हो जाना, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि किडनीज़ का इफ़ेक्ट होना टीबी से, बोन्स एंड जॉइंट्स जो कि हमने देखा बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस जिसको कैटल वाली टीबी कहा, उसमें बोन्स एंड जॉइंट्स इफ़ेक्ट हो रहे थे। मेनिंजीज़ का इफ़ेक्ट हो जाना, हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द जो मेनिंजाइटिस होती है, मेनिंजीज़ होती हैं, उनको इफ़ेक्ट करती है। इंटेस्टाइन, हमारी आंतड़ियाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट कर सकती है ये टीबी। और हमारी स्किन को टीबी के लिए क्योंकि हम स्किन टेस्ट भी करते हैं, ये हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करती है, इसीलिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। तो इसलिए ट्यूबरक्लोन टेस्ट जिसको मोंटाक्स टेस्ट भी कहते हैं वो हम इसके लिए करते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, मेनिंजाइटिस को इफ़ेक्ट करेगा वहाँ पर। उसके बाद आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा प्लूरा। प्लूरा जो है ये लंग्स के अंदर होता है, ये लंग्स का एक पार्ट है और इसके अंदर जाके ये क्या करेगी, ट्यूबरकुलोसिस प्लूरेसी काज कर देगी। उसके अलावा ये आप देख रहे होंगे दिल की तरफ एक निशान है, डिसेमिनेटेड माइलरी ट्यूबरकुलोसिस। ये हमारे दिल के इर्द गिर्द जो है वो वाल होता है एक, वहाँ पर भी टीबी काज कर सकती है ये, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। बोन एंड जॉइंट्स ऑफ स्पाइन, स्पाइनल कोड के जो बोन एंड जॉइंट्स होंगे उनको ये इफ़ेक्ट कर सकती है और उसको हम कहते हैं पोर्ट्स। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, प्लूरल टीबी, प्लूरल इफ्यूजन अकर काजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर लंग्स को इफ़ेक्ट करेगी प्लूरल टीबी तो फिर क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, हमें सांस लेने में दुश्वारी पैदा होगी। ट्यूबरकुलोसिस इम्पीमा में अकर ड्यू टू रप्चर ऑफ कैविटी, कोई कैविटी रप्चर होती है तब भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ अपर एयरवेज, अपर एयरवेज जो हमारे लंग्स का ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे लेरिंग्स हो गया सांस वाली नाली, फेरिंग्स हो गया हमारी खुराक वाली नाली, एपिग्लोटिस टॉन्सिस जो होते हैं हमारे गले के पास, कैन अकर कॉजिंग अल्सरेशन। अल्सरेशन यानी कि ज़ख़म कर देती है, प्रोडक्टिव कफ होती है जिसकी वजह से सांस वाली नाली में ज़ख़म करने की वजह से ये है वो प्रोडक्टिव कफ होती है। सेकेंडरी में ये होता है बेसिकली हमें कफ हो रही होती है ब्लड के साथ, जो कफ होती है जो ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके अलावा लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, मतलब कि इनलार्जमेंट हो जाएगी लिम्फ नोड की। मोस्टली जो होता है ये सर्वाइकल और सुप्रा क्लेविकुलर साइट्स पे होती है। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस जो होती है पेरिकार्डाइटिस, उसके अंदर क्या होता है हल्का सा बुखार हो सकता है आपको 7 से 15 दिन तक। उसके अलावा चेस्ट पेन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आप फील करते हैं, सीने में आपको काफ़ी जलन सी महसूस होती है। वेट लॉस होता है आपका, पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी हो जाती है आपको। मेनिंजाइटिस की जो ट्यूबरकुलोस होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस काज करता है मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस को। ये क्या करता है, जो मेनिंजीज़ होती हैं हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द उनमें इन्फ्लेमेशन कर देता है, यानी कि स्वेलिंग कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। उसका जो है ये फिर स्किन का जो है टीबी भी हो जाता है। फिर जो है हमें कॉमन फॉर्म जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की वो लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाती है। लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस ये आपको डायग्राम में नज़र आ रही होगी। ये इस पर्सन के नेक के पास जो है वो एक गिल्टी सी बनी हुई है, एपिग्लोटिस टाइप बनी हुई है। ये बेसिकली एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की एग्जांपल में। अगर हम टीबी के साइन एंड सिम्टम्स जो कॉमन हैं उनकी बात करें तो हमें कफ रहती है, यानी कि खांसी रहती है 3 हफ्ते तक। हीमोपेटिसिस होता है, खून वाली उल्टी का आना। वेट लॉस हो जाना, वज़न का कम होता है हमारा। बुखार होता है हमें, थकन सी फील होती है, चेस्ट के अंदर पेन फील होती है जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। नाइट स्वेट्स आते हैं, यानी कि रात के वक्त पसीने आना। और नो एपिटाइट, भूख तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। नो एपिटाइट, भूख का ना लगना, ये भी टीबी की एक सिम्टम है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन, मेनली जो है हमारा फोकस इसी पर होना चाहिए कि टीबी को इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाएगा। एज अ एमएलटी स्टूडेंट, एज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है किसी को एज एमबीबीएस डॉक्टर, तो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं चेस्ट एक्सरे। एट अर्ली स्टेज स्मॉल ओपेसिटी और opacities in one of the upper lobes, later opacities become large and bilateral, trachea and heart shadows are displayed toward the site of lesion। चेस्ट के अंदर हमें डिजिटल जब हम एक्सरे करवाएंगे तो हमें ओपेसिटी या शेडो सी दिखाई देती है, उससे हम डायग्नोस करते हैं कि ये टीबी के जर्म्स हैं। उसके अलावा स्पूटम टेस्ट करते हैं। स्पूटम टेस्ट जो होता है वो हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और कल्चर वगैरह के लिए करते हैं। इसमें जो होता है हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने ये जो है एंटीबैक्टीरियल, उसको हम देते हैं एक
कंटेनर सा, वो कंटेनर घर ले जाता है और हम उसको प्रेफर करते हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही जो बलगम, जिसको रेशा, पस, स्पूटम जो होगी वो हमें लाकर उस कंटेनर में देनी है, उस पर हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। थर्ड वन, ट्यूबरकुलन टेस्ट जो है ये इंजेक्टेड होता है अंडर द स्किन। इफ़ पर्सन इज़ एक्सपोज टू टीबी देन स्किन बिकम स्वेल। ये ट्यूबरकुलन टेस्ट में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन जो है पर्सन की स्किन के अंदर लगाते हैं थोड़ा सा एक स्पेसिफिक पोर्शन में, और उस पोर्शन को फिर हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर वो पोर्शन के अराउंड क्या है स्वेलिंग हो जाती है तो इसका मतलब क्या है टीबी पॉजिटिव है, और अगर स्वेलिंग नहीं होती तो इसका मतलब है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलन टेस्ट हमारा नेगेटिव है। इसके अलावा हम पीसीआर, जिसकी फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये रैपिड डिटेक्शन है और ये एडवांस्ड फॉर्म है। इसमें हम डीएनए को देखते हैं स्पूटम के अंदर और अदर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर भी देख सकते हैं। नीडल बायोप्सीज कर सकते हैं, बायोप्सी करेंगे हम प्लूरा की, लंग्स की कैविटी में से, और लिम्फ नोड एंड सॉलिड लेजन जो होंगे लंग्स के अंदर उनसे। पीएफए प्लूरल फ्लूइड एक्सुडेट लेंगे विद प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइट्स के साथ। और लास्ट वन कल्चर, इसका कल्चर भी 7 से 8 हफ्ते लग जाते हैं इसके कल्चर के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करवाते क्योंकि ये स्लोली ग्रोइंग होता है। और इसके लिए जो मीडिया यूज़ होता है वो लेवेंस्टीन जेनसन सॉलिड मीडियम है, जिसको हम एलजे मीडिया भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है एज एन एमएलटी स्टूडेंट, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कि हम टीबी के लिए कल्चर के लिए कौन सा जो है कल्चर यूज़ करते हैं, तो हम एलजे मीडिया यूज़ करते हैं। लोवेंस्टन जेनसन ये साइंसदान का नाम है, उसने अपने नाम से ही इस मीडिया का नाम रख दिया। अगर हम टीबी के ट्रीटमेंट की बात करें तो ये ट्रीटमेंट जो होता है एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी, ये 2 फेजेस में की जाती है। एक होता है इनिशियल फेज़ और एक होता है कॉन्टिन्यूएशन फेज़। जो इनिशियल फेज़ होता है उसमें बैक्टीरियसिडल फेज़ होता है, इन विच बैसिलाई इज़ किल्ड, सिम्टम रिजॉल्व एंड पेशेंट बिकम नॉन इन्फेक्शियस। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है इनिशियल फेज़ की वो 2 माह होती है। जबकि जो कॉन्टिन्यूएशन फेज़ होता है ये स्टेरिलाइजेशन फेज़ है। इनिशियल फेज़ को हमने क्या नाम दिया था, बैक्टीरियसिडल फेज़, और कॉन्टिन्यूएशन फेज़ को हमने नाम दिया स्टेरिलाइजेशन फेज़, इन विच रिमेनिंग ट्यूबरकल बेसिलाई इज़ एलिमिनेटेड एंड ऑर्गन इज स्टेरिलाइज्ड। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 7 माह है। जो इनिशियल फेज़ की ड्यूरेशन थी वो 2 माह थी और जो कॉन्टिन्यूएशन फेज़ की ड्यूरेशन है वो 7 माह है। ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट के अंदर जो 5 ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, अगर वो कहते हैं कि इनके नाम आप भूल जाएं तो इनको आप किस तरह याद कर सकते हैं। यू विल डाई एंड माइट नीड अ प्रीस्ट से अब हम देखते हैं, पी से पाराजिनामाइड, आर से रिफैम्पिन, और आई से आइसोनायाजाइड, और ई से इथाब्यूटोल, और एस से रैम्प्टोमाइसिन। ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं जो हम टीबी के अंदर यूज़ करते हैं टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी हैं। ट्रीटमेंट ऑफ टीबी डिज़ीज़ जो है वो इनिशियल फेज़, कॉन्टिन्यूशन फेज़ और रिलैप्स। इनिशियल फेज़ जो है उसमें 8 हफ्ते जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यानी 2 माह चाहिए होते हैं। मोस्ट बैसिलाई उसमें किल्ड हो जाते हैं उस फेज़ में, और हम 4 ड्रग्स का यूज़ करते हैं उसमें। कॉन्टिन्यूशन फेज़ जो होता है 8 हफ्तों के बाद टीबी के जो है वो पहले इनिशियल फेज़ से गुज़रा, 8 हफ्ते गुजर गए, 2 माह यानी कि गुजर गए, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूशन फेज़ की तरफ आते हैं। बैसिलाई जो रिमेनिंग रह जाते हैं इनिशियल फेज़ के बाद, उसको जो है वो हम 2 ड्रग्स के ज़रिए से फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर भी ना हो तो उसके बाद हम रिलैप्स करते हैं। अगर जो है अकर्स व्हेन ट्रीटमेंट इज़ नॉट कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग इनफ, सर्वाइविंग बैसिलाई में काज टीबी डिजीज़ एट अ लेटर टाइम, तो वो दोबारा रिलैप्स कर सकती होती है। अगर हम ट्रीटमेंट को दरमियान में छोड़ देते हैं तो वो हमें दोबारा से स्टार्ट करवाना पड़ता है, ख़ास तौर पर टीबी का ट्रीटमेंट। और अगर हम टीबी का ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं लिया हमने तो वो रिलैप्स हो सकता है, मतलब कि इनिशियल फेज़ करवा लिया, कॉन्टिन्यूशन फेज़ की तरफ गए ही नहीं। हमने कहा क्या ज़रूरत है, अब हम ठीक हो गए हैं और हमने नहीं करवाया कॉन्टिन्यूशन फेज़, तो वो रिलैप्स हो जाएगा और वो दोबारा बैसिलाई जो है वो रीएक्टिव हो के दोबारा टीबी भी काज कर सकता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं हुआ होता। टोटल जो ड्यूरेशन होता है वो टीबी ट्रीटमेंट के लिए वो 9 माह होता है, 9 मंथ्स। इनिशियल फेज़ में 2 माह तक
4 ड्रग्स हम लगवाते हैं, आइसोनायाजिड विद पायरिडॉक्सिन, रिफेम्पाइसिन, एथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर फोर्थ वन इज़ पायराजीनामाइड। कंटिन्यूशन फेज़ जो होता है वो 7 माह तक होता है, 7 और 2 9 माह हो गए। कंटिन्यूशन फेज़ में हम 2 ड्रग्स भी लगा सकते हैं और 3 भी। अगर ज़्यादा सीवियर हो तो 3 ड्रग्स, अगर कम सीवियर है तो 2 ड्रग्स भी लगाई जाती हैं कंटिन्यूशन फेज़ में 7 माह तक। इसमें आइसोनायाजाइड विद पायरिडॉक्सिन, रिफेम्पिसिन और एथेम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन लगाई जाती है। इसके अंदर जो है पायराजीनामाइड वो ड्रग स्किप कर दी जाती है कंटिन्यूशन फेज़ के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आप ये वाली स्लाइड या फिर कोई और हमारे चैनल पर वीडियो की स्लाइड या किसी भी टॉपिक की स्लाइड अगर आप चाहते हैं तो आप MLT वाइब्स पर इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मेंशन है हमारे चैनल पर। और दूसरा हमारी ईमेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, MLTVIBESFAA@gmail.com। वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे MLTvibesfa@gmail.com पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।